Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. Okay, people, in other words, they portrayed as female figures. तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरीकों से नेशन को जोड़ा जा रहा था. There were different ways in which the nation was getting united. तो ये नेशनलिज्म है बेसिकली. तो एक तरीका क्या था भाई साहब, आपके सॉन्ग्स कंपोज हुए, ठीक है. उसके बाद भाई साहब आपका नेशनल एंथम, फिर फ्लैग्स, फिर पेंटिंग्स, फिर आपका मतलब जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, तो उस टाइम पे वहाँ पे फादरलैंड, मदरलैंड, ये सब फिगर्स है भाई साहब. सो इन अदर वर्ड्स दे पोर्ट्रेट, तो आपको नेशन का एक इमेज दिया जाने लगा, ठीक है. सो दे पोर्ट्रेड नेशन, ठीक है. दे पोर्ट्रेड नेशन एज फीमेल फिगर्स, ठीक है. द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन. ये किसी पर्टिकुलर वुमेन पे नहीं है, ठीक है. जैसे अगर हम भारत माता बोल रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं है जिसके साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको, ठीक है. हमारे लिए वो एक सिंबॉलिज्म है, एक भगवान की तरह है, ठीक है. सो इट्स नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर वुमेन, ठीक है. सो पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म. तो जो नेशन है इसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए एक सिंबॉलिज्म का सहारा लिया गया है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन. एलिगोरी मतलब क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन. एलिगोरी मतलब एक सिंबल, ठीक है. जैसे आपका जो झंडा होता है, ट्राइब कलर फ्लैग, वो हमारे लिए एलिगोरी है. वैसे ही नेशन का एक रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारे नेशन का रिप्रेजेंटेशन भारत माता जो हम बोलते हैं, दैट इज बेसिकली एन एलिगोरी, ठीक है. ओके, यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रेट आइडियाज सच एज लिबर्टी. तो लिबर्टी को देखो ऐसे पोर्ट्रे किया गया. जैसे अगर आप देखोगे यूएसए में अभी तक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली लिबर्टी बीइंग पोर्ट्रेट थ्रू अ फीमेल फिगर. ओके, जस्टिस, जस्टिस को देखो ये तराजू में ऐसे पोर्ट्रे किया गया है. अगेन अ फीमेल होल्डिंग अ बीम बैलेंस ऑन हर हैंड इज पोर्ट्रेइंग जस्टिस. देन वी हैव रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब क्या है, ये रिपब्लिक बेसिकली चार्टर है. दिस इज चार्टर मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जैसे आप पढ़ते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू सोलेमनली, तो ये जो है आपका चार्टर है. तो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स व्हाट, द एसोसिएशन ऑफ all the members to form a nation, ठीक है. Okay, these ideals were represented through specific objects or symbols. अलग अलग objects और symbols से इनका representation हुआ, ठीक है. Okay, as you would remember, the attributes of liberty are the red cap and the broken chain. तो ये red cap और broken chain जो है तो attribute होने लगा, ठीक है. These were the qualities. Attributes means qualities. The qualities of liberty are the red cap and the broken chain. While justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. तो ये आपका एक justice है, basically blindfolded woman और carrying a pair of weighing scales. तो ये आपका weighing scales है. तराजू में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज की तारीख में अगर आप इंडियन कोर्ट्स में जाओगे तो भी मिलेगा आपको, ठीक है. भारत के जो कोर्ट्स हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है. ये क्यों है, जैसा मतलब बैलेंस होना चाहिए. जस्टिस कैन नॉट बी पार्शियल, इट हैज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है. आपका जो दोनों पक्षों का विचार है वो बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक पक्ष को आप भाई साहब समर्थन दे रहे हैं, यू आर बेसिकली बीइंग पार्शियल टुवर्ड्स वन ऑफ द
one of the contestants for justice. ठीक है, okay. Similarly, female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. तो अलग अलग female allegories का invention हुआ, ठीक है, to represent the in the 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. तो फ्रांस में ये एक पेंटिंग थी, ये किसी वुमेन को नहीं बना जा रहा है, ठीक है. सो इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मतलब इनको कैथलिक बनाया गया. मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन. सो दिस वाज वन ऑफ द एलिगरी, फीमेल एलिगरीज टू यूनाइट द नेशन. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, ट्राई कलर एंड द कॉकेट. इन सबको भाई साहब इंक्लूड किया गया. Statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. तो ऐसे स्टैचूज इरेक्ट किए गए, देखो अलग अलग जैसे चौराहों पे, अलग अलग जगहों पे, पब्लिक सर्कल्स में ऐसे स्टैचूज इरेक्ट किए गए. जैसे आप स्टैचू को देखोगे तो उसके साथ कनेक्ट होते हो. जैसे कहीं पे अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू दिखता है तो यू गेट कनेक्टेड टू द मराठा एम्पायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. इन द सेम वे जो हमारे वैल्यूज थे जिससे नेशन जुड़ा है और नेशन स्टेट्स बनकर एक नेशन बनाए, उसके रिमाइंडर के लिए ऐसे इरेक्टेड हुए, ठीक है. सो स्टैचूज ऑफ मैरियन, क्रिश्चियन मैरियन वे इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, ठीक है. मैरियन इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प. तो अलग अलग कॉइन्स में और स्टैम्प्स में भी ये इमेजेस को स्टैम्प किया जाने लगा और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए. जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. तो ये एलिगरी जर्मन नेशन की थी, ठीक है. तो मैरियन वाज द एलिगरी ऑफ फ्रांस एंड जर्मेनिया वाज द एलिगरी ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मन नेशन. ओके. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. जो लोग वहां पे कोई हीरोइक डीड करते हैं उनको ये क्राउन ऑफ लीव्स पहनाया जाता है, ठीक है. दैट इज बेसिकली ओक लीव्स हैं बेसिकली. जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. ये ओक लीव से बना हुआ एक है जिसको पहनाया जाता है, क्राउन पहनाया जाता है, ठीक है, जो कोई हीरोइक डीड करते हैं. पहले के जमाने में लड़ाई वगैरह में अगर किसी ने हीरोइक डीड किया तो उनको ये पहनाया जाता था, ठीक है. सो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ठीक है. ओके. नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. तो भाई लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century तक आते आते नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल, ठीक है. तो अभी वैसा कोई आइडियलिस्टिक लिबरल नहीं हुआ. डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द, तो लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, 19th century में became a narrow creed with limited ends, ठीक है. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go on a war. अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो जब किसी स्ट्रगल का शुरुआत होता है ना तब लोग बड़ा यूनाइटेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्ट्रांग हो जाता है तब लोगों में इगोइस्टिक भावनाएं आ जाती हैं, ठीक है. तो अलग अलग पार्टीज बन रही थी, सीक्रेट क्लब्स बन रहे थे, ठीक है. और बाय द एंड ऑफ द 19th century कहां तुम एक होकर एक देश का निर्माण करोगे, उल्टा ही हो रहा था, ठीक है. तब भाई साहब सब लोग आपस में लड़ रहे थे. जैसे अगर आप देखोगे हमारे फ्रीडम के पहले 1947 के पहले हमारे यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था. सब लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उनके जाने के बाद अभी हम आपस में लड़ रहे हैं. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे जितना खून खराबा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा खून खराबा हुआ पार्टीशन के टाइम पे, कहीं ज़्यादा, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ पार्टीशन के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए, ठीक है. सो आप देखोगे कि मतलब हम ऐसा ही कुछ वहां पे भी हो रहा था. दीज नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो बने थे ये अभी आपस में लड़ने लगे, ठीक है. बाय द ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स नैरो क्रीड बनने लगा. एक मतलब इनका जो है ना जो इंटेंशन था एक नेशन बनाने का, वो धीरे धीरे अभी नहीं, ये हमारी पार्टी और हम इस तरह से नेशन बनाएंगे, ये भाई हमारी पार्टी हम इस तरह से नेशन बनाएंगे. सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं. ऑल ग्रुप्स आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है. सो दिस बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स. बस ये हो जाए हमारा तो नेशन बन गया, ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर. मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है, ठीक है. मतलब इनटॉलरेंट मतलब ठसन हो रहा है, ठीक है, लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है. एंड एवर टू गो ऑन अ वॉर.
The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirants of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. तो जितने भी आपके मेजर यूरोपियन पावर्स थे इन टर्न मैनिपुलेटेड देना। तो अभी जो यूरोपियन पावर्स थे ये क्या करने लगे, ये देखने कि अच्छा चलो भाई साहब इनमें फूट आ गया है, अभी लेट्स से इनको यूज किया जाए, इनको इनके खिलाफ भड़काओ, इनको इनके खिलाफ भड़काओ, ऐसे ही, और अपना दुकान चलता रहे, ठीक है। सो द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेट मतलब इनको भाई साहब एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, द नेशनलिस्ट एस्पिरेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप, ठीक है, टू फर्दर देयर ओन इंपेरियलिस्ट एम्स। इंपेरियलिस्ट एम्स क्या थे भाई साहब, ये चाहते थे कि अलग अलग जगहों पे अपने साम्राज्य करें। जैसे इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश क्या था भाई साहब, इंपेरियलिस्ट नेशन हुआ। इंपेरियलिस्ट नेशन मतलब वीकर नेशंस पे जो अपना कब्जा जमाए, ठीक है। सो उस टाइम पे पोर्तुगल, डच, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ऑल दीज वर बेसिकली इंपेरियलिस्ट नेशंस, ठीक है। दे वर एक्सपैंडिंग। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज कॉल्ड द बाल्कान्स। आज की तारीख में भी भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बाल्कान्स का एरिया है और ये मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, ठीक है। देखो इसको ऐसे सोचो, समझो इटली के लोग यूनाइट कर करके भाई साहब इटली एक राज्य बना लिया, ठीक है। फ्रांस के लोग लड़ लड़ के भाई साहब एक फ्रांस बना लिया, ठीक है। जर्मनी के लोग इन्होंने लड़ लड़ के भाई साहब एक जर्मनी कंट्री बना ली। लेकिन कुछ लैंड तो रह गया ना जो यूनाइट नहीं हो पाया ऐसे कंट्रीज में, और ये एक लैंड रह गया। और आज भी भाई साहब कुछ कंट्रीज के लोग सोचते हैं वो उनका लैंड है, दूसरे कंट्रीज के लोग सोचते हैं वो उनका लैंड है, तीसरे कंट्रीज के लोग सोचते हैं वो उनका लैंड है। ये बाल्कन्स का एरिया अभी भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बाल्कन्स, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। तो नेशनलिस्ट टेंशन मतलब नेशन स्टेट जुड़ रहे थे और नेशंस बन रहे थे, ठीक है। इसी प्रोसेस में कुछ ऐसे अनक्लेम्ड पोर्शंस रह गए जहां पे भाई साहब अभी भी डिस्प्यूट है, ठीक है। वाज एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। तो काफी सारा ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन है। ज्योग्राफिकल वेरिएशन मतलब पहाड़ हैं, नदियां हैं, नदी नाले हैं, ये हो गया ज्योग्राफिकल वेरिएशन। और एथनिक वेरिएशन मतलब अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, ठीक है। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants are broadly known as the Slavs, ठीक है। सो इतने छोटे छोटे कंट्रीज से ये लैंड बनाए, इसका मतलब समझो क्या हुआ रहेगा, सब लोगों ने फाइट किया इस लैंड को क्लेम करने के लिए, ठीक है, और किसी को नहीं मिला। तो छोटे छोटे कंट्रीज अपने आप में, और ये अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो एक बार भाई साहब समझो एक बहुत बड़ी जमीन है, ठीक है, एक बहुत बड़ी जमीन है। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं सबको वो बांट दी गई है। कौन एब्सेंट है? वरद और अपना क्या कहते हैं हनी, ठीक है। तो ये लोग एब्सेंट थे, इनको नहीं मिला, ये आए वापस, तो सब लोगों ने अपना अपना जमीन समेट लिया। थोड़ा सा लैंड कहीं पे बच गया है, तो अभी भाई साहब ये दोनों फाइट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों फाइट कर रहे हैं तो बाकी वाले सोच रहे हैं इनको तो ये जमीन अलॉट नहीं हुई है, तो हम भी फाइट करें, ठीक है। ये चल रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हम भी फाइट करें भाई साहब, हम इनको अपनी अपनी जमीन मिल गई है, ठीक है, इनको अपना अपना हिस्सा मिल गया है, लेकिन इतना भी जमीन हम क्यों जाने दें, इसको भी हड़प लें, क्योंकि तो अलॉट नहीं हुई है किसी को, ठीक है। तो ये होने लगा, ठीक है। सो द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। इन सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाल्कन्स के ऊपर क्वेश्चन आया तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ये ऑटोमन एम्पायर था जो बाल्कन्स का एक बड़ा सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। बाल्कन्स का भाई साहब एक बड़ा सा हिस्सा जो है तो ऑटोमन एम्पायर वाज बेसिकली कंट्रोलिंग। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive, ठीक है। अगर आप देखोगे ये आपका स्टार्टिंग में था, ठीक है, ये एक पेंटिंग था जिससे इंस्पायर हुए लोग, ठीक है, फॉर नेशनलिज्म। तो यहाँ पे क्या होने लगा, स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा पूरे यूरोप में, और प्लस अभी ऑटोमन एम्पायर टूटने लगा, ठीक है। तो ये जो बाल्कन्स का रीजन है काफी एक्सप्लोसिव हो गया, रोज मारामारी, रोज वॉर्स, कुछ भी हो रहा है भाई साहब, अफला तफली का माहौल, ठीक है, अफला तफली का माहौल। तो एक रेस्टफुल एनवायरनमेंट नहीं था वहां पे, ठीक है, अभी भी नहीं है, ठीक है।
So the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. Explosive मतलब क्या होता है बच्चा पाटी? What is explosive? Explosive मतलब बहुत ये ना डेंजर वाला एरिया हो गया, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एरिया हो गया. ओके, Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. तो इन्होंने ऑटोमन एम्पायर लोग मतलब ये इस एम्पायर ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, मॉडर्न चीजें लाने की कोशिश की, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं मिला क्योंकि अफरा तफरी फैल चुकी थी, ठीक है, बीमारी बहुत फैल चुकी थी. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था इससे भाई साहब सब टुकड़े होने लगे, ठीक है, सब लोगों ने अपना अपना यूरोपियन नेशंस अलग हो गए और इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but they been subjugated by foreign powers. तो बाल्कन के लोगों ने अपने आप में ये चीज को फैलाया कि भाई साहब हम लोग पहले इंडिपेंडेंट ही थे, ये फॉरेनर्स आ गए, ऑटोमन एम्पायर ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और अभी हम डिपेंडेंट हो गए हैं, तो हमको इससे निकलना है. We have to actually free ourselves from this. The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but now been subjugated by foreign powers. The rebellious nationalists in Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence. ठीक है, तो जितने भी बाल्कन्स थे जो rebellious nationalists थे उन्होंने सोचा कि भाई साहब now it's time, ठीक है, to forget our struggles and attempts to win back their long lost independence. तो हम अपना जो भी है ऑटोमन एम्पायर से रीगेन कर लेंगे, ठीक है, वी विल रीगेन आवर पोजीशन बैक. बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. रोज मारामारी, रोज भाई साहब गोलियां चल रही हैं, ऐसा एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो गया, ठीक है. द बाल्कन स्टेट्स वेर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. ठीक है, ये सिर्फ ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं थे, एक दूसरे के भी खिलाफ थे, ठीक है. They were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of other. और हर एक की यही ख्वाहिश थी कि भाई साहब दूसरे का टेरिटरी हम और ज्यादा कब्जा कर ले, अपना टेरिटरी को बढ़ा डाले, ठीक है. This was what was happening. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. तो बड़ा पावर राइवलरी होने लगा, पावर को लेके बहुत बड़ा गेम होने लगा, सबके पावर्स बढ़ रहे थे और पावर राइवलरी होने लगा, ठीक है. बाल्कन्स ईच पावर, अभी ये बाल्कन का एरिया है, ठीक है, लेकिन अभी बड़े बड़े पावर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो रशिया इज अ बिग पावर, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. बाल्कन्स के जो राज्य हैं वो तो आपस में लड़ ही रहे हैं to free themselves from the Ottoman Empire. They were jealous of each other as well. तो ऑटोमन एम्पायर से इनकी लड़ाई थी और एक दूसरे से भी इनकी लड़ाई थी. नींद आ रही है आपको, ठीक है. ऑटोमन एम्पायर से भी इनकी लड़ाई थी और एक दूसरे से भी इनकी लड़ाई थी, और साथ ही साथ जितने भी बाहर के स्ट्रॉन्ग नेशंस थे वो भी बाल्कन से अपना हिस्सा उठाने की कोशिश कर रहे थे. सो दीज वर पावरफुल नेशंस एंड दे वर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द बाल्कन एरिया, ठीक है. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बाल्कन एरिया से ही पहला वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली बिगैन फ्रॉम बाल्कन एरिया, ठीक है, क्योंकि वो तनाव जो है वो पहले से ही चल रहा था. वहां पे ही एक देखो, जैसे समझो एक जंगल है और एक जंगल में एक जगह पे पानी है. अभी उस पानी को कहते हैं अपने डियर्स लोग भी पीने आएंगे, एलिफेंट्स भी पीने आएंगे और साथ ही साथ शेर भी आएगा. तो शेर क्या करेगा, ये तो अच्छा शिकार है भाई साहब, यहाँ पे तो लोगों को आना ही आना है, यहीं पे धाक जमाए बैठे रहो भाई साहब, है ना. तो ये बाल्कन का एरिया इतना तनावपूर्ण हो गया था कि यहां से ही भाई साहब शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. कब से कब लड़ी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक लड़ी गई थी. और दिस वाज द बिगिनिंग. नेशनलिज्म अलाइंड विद कंट्रीज लेड यूरोप टू डिजास्टर. तो नेशनलिज्म की शुरुआत सही थी, नेशन स्टेट्स का इमर्ज होना एज अ नेशन वाज गुड, लेकिन धीरे धीरे इट वाज गिविंग राइज टू डिजास्टर. इट वाज बेसिकली टर्मिनेटिंग इनटू डिजास्टर, ठीक है. Many countries in the world which had been colonized by the European powers began to oppose imperial domination. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है, जो कॉलोनाइज हुए थे बाय यूरोपियन पावर्स, ठीक है, began to impose imperial domination. तो ये imperial domination करने लगे. imperial domination मतलब
छोटे कंट्रीज को या लेस पावरफुल कंट्रीज को या लेस डेवलप्ड कंट्रीज को अटैक करके उन पे कंट्रोल करना, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स डेवलप, तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चालू हो गए भाई साहब। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे भी हो रहे थे, ठीक है, ओके। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेर nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। अभी जो है नेशनलिज्म का जो फॉर्मेट था वो अलग अलग था, अलग अलग नेशन से एक बार डेवलप हो गए तो भाई सबने अपना अलग अलग तरीका और तौर अपनाया अपने देश को चलाने के लिए, ठीक है, ओके। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो भले ही एक बार नेशन बन जाने के बाद नेशन का जो तौर तरीका है ऑपरेशन का वो अलग अलग होगा, लेकिन नेशन बनने का प्रोसेस सब जगह सेम हो गया, ठीक है। कैसे? पहले सोसाइटीज से नेशन स्टेट्स बनेंगे और फिर नेशन स्टेट से नेशन बनेंगे, ठीक है, सोसाइटीज से नेशन स्टेट्स एंड देन नेशन एज अ फाइनल। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर, ठीक है। एक लंबा चौड़ा सा चैप्टर था भाई साहब आपका, ठीक है। कितने स्लाइड का था भाई साहब? 228 स्लाइड का था। समझम काफ़ी सारे पढ़ाई करना है इस पे। मैं आपके साथ इसका नोट्स शेयर करूंगा, प्लीज़ डू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। और मैं आपके साथ इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स में वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट टू नो एज टू हाउ द क्वेश्चंस आर, फॉर्मेट्स क्या हैं और आपका आंसर लिखने का स्टाइल क्या है, सो दैट यू गेट मैक्सिमम मार्क्स। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, अभी किसका क्लास है भाई साहब?